ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णान् तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात्सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज हम मुझे जो तारा जी हैं, उन्होंने मुझे एक पुस्तक अपनी भेजी है जो मैं बहुत समय से अमेज़न पे खरीदने की कोशिश कर रही थी, द 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद अनवेल्ड। तो वो किताब उन्होंने मुझे प्रेजेंट करी है और उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी आज, उसका पहला चैप्टर। लेकिन उससे पहले जब तक लोग जुड़े, मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर देती हूँ। तो आज की न्यूज़ जो है वो हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तो पहली न्यूज़ है, सिनेमा घर में लगाकर दिखाओ द केरला स्टोरी, तोड़ फोड़ कर देंगे झारखंड में कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी की धमकी। फिल्म को कहा बेहया और बकवास। इरफान ने आगे कहा है, ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर हम मंत्री होते तो दावे के साथ कहते हैं आज बैन लगा देते। कई बजरंग दल वाले हत्यारे लोग हैं, गुंडा लोग हैं, सब जेल में बंद है। मैं वो मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि बजरंग दल पर झारखंड में भी बैन लगा देना चाहिए। मेरे ख्याल में तो ये जो इरफान अंसारी है, इसको जेल में बंद कर देना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है, मुझे बताना। अगली न्यूज है, 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर सलमान था फरार। ऑटो वाले की मदद से अजमेर पुलिस ने पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद बोला, मैं तो इसे लेकर घूमने आया था। पूछताछ में सलमान ने बताया कि वो लड़की के साथ अजमेर घूमने आया था। अजमेर के बाद वो पीड़िता को मुंबई ले जाने वाला था। इसी अपहरण केस में पुलिस ने एक अन्य आरोपित अमन खान को भी गिरफ्तार किया है। अमन खान पर अपहरणकर्ता सलमान खान की मदद का आरोप है। ये है नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाला, ये बीच में सलमान। और बाद में सलमान और अमन को हनुमानगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया है। और दोनों आरोपितों को पकड़वाने में चालक जाकिर हुसैन ने मदद करी है। 14 साल की लड़की को ये जो है ले गया था अपहरण करने। अजमेर पुलिस ने लड़की और सलमान की फोटो ऑटो रिक्शे वालों में बांट दी। उन्हें किसी सूचना पर पुलिस से संपर्क के निर्देश मिले थे।
और कस्टडी में ले लिया है। पुलिस को सलमान के पास से 1.29 लाख रुपए, 2 सिम कार्ड और कुछ कीमती सामान भी बरामद किया है। चलो अगली न्यूज है, हम मोदी सरकार को जलाएंगे। अच्छा, पता है ये लोग अपहरण करके क्या करते हैं, उन लड़कियों को बेच देते हैं। ये उन लड़कियों को ये वैश्या घर अपना खूब मजे मार लिए अपने दोस्तों से गैंग रेप करवा के, और उसको अगर पसंद आई तो उसका धर्मांतरण करा देगा, नहीं तो वैश्या खाने में बेच देगा। और जनरली ये लोग बेच देते हैं लड़कियों को। आगे, हम मोदी सरकार की जलाएंगे अर्थी, पहलवानों के प्रदर्शन में पहुंची टिकैत गैंग, 21 मई तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पर जो भूत चढ़ा है उसे उतारना पड़ेगा, पता नहीं वो कितने दिनों में उतरेगा। भूत उतारने के लिए कभी कभी मिर्ची का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और कभी कभी कुछ और करना पड़ता है। वहीं विनेश फोगाट ने कहा, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं हुई तो वो 7 पहलवानों की जान लेगा। अगली न्यूज है, नमाज के बहाने रील बनाने रेलवे ट्रैक पर पहुंचा सरफराज, ट्रेन की चपेट में आकर मौत। घटना का वीडियो वायरल। बताया जा रहा है कि रील बनाने के लिए सरफराज और उसके दोस्त रेलवे ट्रैक के किनारे गए थे, लेकिन इसी दौरान वो ट्रैक पर गिर गया जिस पर ट्रेन चल रही थी। ट्रेन की चपेट में आते ही उसको मौत हो गई। अगली न्यूज है, नमाज न पढ़ने पर नशेड़ी शौहर ने बीवी को मारा, बर्फ तोड़ने वाला सुआ घोंपकर किया कत्ल, फिर आत्महत्या। रामपुर की घटना है। डिप्टी एसपी रामपुर अनुज चौधरी के अनुसार दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शावेज के पड़ोसियों ने उसे नशेड़ी बताया है। उनके मुताबिक अक्सर शहाना के घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। रामपुर में नमाज के विवाद के बाद शौहर ने अपनी बीवी को सूजे से गोदा। माय गॉड। हत्या बर्फ तोड़ने वाली नुकीले सुए से की गई। हत्या के बाद शौहर ने खुद को उसी हथियार से खुद को मार जान दे दी। मृतका का नाम शहाना है जबकि शौहर का नाम शावेज है। माय गॉड। अगली न्यूज है, हिंदू भारत छोड़ो, हिंदू मकान खाली करो। बांदा में घर की दीवारों पर लिखे मिले आपत्तिजनक नारे। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर की एफआईआर दर्ज। बांदा पुलिस के एडिशनल एसपी के मुताबिक मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे हैं और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि आरोपित की पहचान करके कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये देखो, मकान खाली करो और ये वो ऐसे लिखा हुआ है, हिंदुओं यहां से मकान खाली करो। इनकी हिम्मत तो देखो। अगली न्यूज है, टेक्सास के मॉल में घुसा बंदूकधारी, बच्चों से लेकर बुजुर्गों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, 9 की मौत, 7 घायल। पुलिस कार्रवाई में हुआ ढेर। टेक्सास में एक बार फिर गोलीबारी की घटना हुई है। इस घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमलावर भी मारा गया। अच्छा, ये न्यूज मैं अब पढ़ूंगी। अनजान शख्स ने आकर बच्चों को भी मार रहा है, मतलब ये क्या है। अगली न्यूज देखिए, द केरला स्टोरी देखने जा रहे फ्री में ले जाऊंगा। ये न्यूज हमने कल पढ़ी थी। एक ऑटो ड्राइवर ने किया ऐलान, मिल रही है उसको अब सरतन से जुदा और कन्हैया लाल जैसे करने की धमकी। ऑटो चलाने वाले साधु मगर भारतीय सेना के जवानों से भी भाड़ा नहीं लेते हैं। ऐसे नेक बंदे ने जब से केरला स्टोरी के लिए फ्री में ले जाने का ऐलान किया तभी से उसके जान के दुश्मन बन गए हैं कट्टरपंथी लोग। ये दो बेचारा, इसको जो है पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये थी आज की टॉप स्टोरीज। अब जो है मैं आज का अपना ये स्टार्ट करती हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने ये इस किताब को ढूंढने की बहुत कोशिश की क्योंकि ये किताब में था कि 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद और मेरे पास 14 वाइव्स के नाम हैं। तो 19 वाइव्स से मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि 19 वाइव्स कौन है। तो ये किताब ना हर जगह उपलब्ध नहीं है
हर जगह से नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल। मैं तंग आ गई। मतलब यहाँ के जो, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ के बुक स्टोर्स में मैंने देख लिया, लाइब्रेरीज में छान लिया, और अमेजोन वगैरह पे सब जगह नॉट अवेलेबल। ऐसा कैसे? इनका इकोसिस्टम नर पिशाचों का इतना तगड़ा है कि हर जगह से इन्होंने जो है उसको हटा दिया किताब को। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किताब जो है मुझे मैंने लेखिका को एक लेटर लिखा कि मुझे ये किताब चाहिए, और उन्होंने मुझे फ्री की कॉपी भेजी है एक्सक्लूसिव, और मैंने उनसे पूछा है कि मैं ये किताब दिखा सकती हूँ अपने लोगों को, इसके बारे में हिंदी में पढ़ के बता सकती हूँ। तो ये किताब है, आपको पता नहीं मैंने शेयर करी है, हाँ। ये है मर्चेंट्स ऑफ मक्का अनवेल्ड, द 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद। और ये किताब है तारा मैकार्थर की, और ये एक फर्जी नाम है। इस नाम की लेखिका एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब उसने अपना नाम, क्योंकि ये लोग, वो जानती है ना कि ये लोग सरतन से जुदा कर देते हैं और इस तरह, तो उसने ये किताब किसी और नाम से लिखी है, तारा मैकार्थर के नाम से। और ये किताब जो है उसने लिखा है कि सबसे बड़ी बायोग्राफी है ये, कि 5 उसकी मर्चेंट्स ऑफ मक्का, ये इस किताब में वो 5 वाइफ्स के बारे में बताती है। पहली तो मिलियनेयर बिजनेस वुमन थी खदीजा, जिसने नया फेथ लॉन्च किया। और दूसरी चाइल्ड ब्राइड आयशा, जिसने एक युद्ध शुरू किया और इस्लामिक लॉ को शेप किया। सौदा जो थी वो परफ्यूम मिक्सर थी, इत्र बनाती थी। और हफ्सा थी वो कस्टोडियन थी पहली कुरान की। और जैनब जो थी वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थी। तो पहले मुझे किसी ने कहा था कि मैं मोहम्मद की बीवियों के बारे में एक स्ट्रीम करूं। तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास और भी किताबें हैं, और भी किताबें हैं, जैसे मेरे पास सहाबाओं की कहानियों पर एक, सहाबाओं की वाइफ्स के ऊपर एक किताब है, जो इन इस्लामियों द्वारा ही लिखी गई है। लेकिन उसमें सारी बातें जो है ना वो सच सच नहीं लिखी हुई हैं, उसमें बड़ी मीठी मिश्री गोली हुई है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई किताब है वो। तो आप समझ सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं पढ़ी, क्योंकि उस किताब में सारा उस तरह का दिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि फिर अब अम, जी रामाकृष्णा गुंटूरू जी 14 वाइफ्स के नाम तो मेरे पास भी हैं, लेकिन ये किताब 19 वाइफ्स बताती है। तो मैंने इसीलिए इसमें इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि इसमें तो लेखिका जो है वो वेस्टर्न है, तो वो सही बात लिखेगी विद प्रूफ। ये लोग बहुत सारे रेफरेंसेस को कोट करके फिर लिखते हैं। तो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, लेखिका को मैंने एक जो चिट्ठी लिखी उसको मिल गई है, और उसने मेरे को ये बुक भेजी। और इसका मैं आपको कवर पेज तो ये मैं दिखा रही हूँ। तो वो कह रही है इस किताब में शुरू में कि मोहम्मद जो कि खदीजा से इतना ज्यादा फेथफुल था, तो फिर वो बाद में इतनी सारी बीवियां उसने क्यों करी, और फिर उसने पॉलीगेमी क्यों करी, और दुख में, मतलब गरीबी में इतना क्यों रहा, और अपने जो भी उसके अतिथि आते थे उनको हशीश देता था। और कौन नंगा हो गया एक फरिश्ते के सामने, और किसने मर्डर कमिट किया, ये सारे पर्दे उठाएगी वो मोहम्मद और उसकी बीवियों को के बारे में बता के। तो अनवेल्ड मतलब पर्दा उठाना। और आज हम सबसे पहले एक छोटा सा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये इसके चैप्टर हैं। इसमें 5, इसमें पहले तो मेजर ट्राइब्स बताई हैं अरेबिया की। तो जो फॉरवर्ड है, ये पहला चैप्टर नहीं है, पहला चैप्टर खदीजा से स्टार्ट होता है। 5 बीवियों को हम कवर करेंगे इस किताब में। और आज मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि अरब, जो अब जाहिलिया का जमाना था, जब अरब स्टार्ट हुआ था। ये किताब इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको जैसे हिंदी में कन्वर्ट कर करके बताऊंगी। तो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं किताब का पहला चैप्टर नहीं करूंगी, खदीजा बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सबसे बड़ा लंबा चैप्टर तो खदीजा ही है। हाँ, मुझे पता है यास्मीन जी की मणिपुर में बहुत वो हुआ है। ट्यूसडे को मैंने टॉपिक रखा है, और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर ही रखा है। और नॉर्थ ईस्ट की अगर आप हैं तो यास्मीन जी, आप अगर आप मेरे ईमेल पर वो कर दे मेरे को, तो मैं मणिपुर वालों को स्पेशल स्ट्रीम लिंक भेजूंगी ट्यूसडे के लिए, कि वो आके बताएं कि वहां पर क्या चल रहा है।
और 2 लोगों को मैं ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी हूँ उसमें गेस्ट में। तो अगर यास्मीन जी आप भी हैं उसी नॉर्थ ईस्ट साइड की, तो मुझे प्लीज preetynigam07@gmail.com पर लिख के दें, ताकि मैं आपको लिंक आपकी मेल पर भेज सकूं। तो मुझे इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए अपने फोन से और मेरे को लिखिए, तो फिर मैं ट्यूसडे को जो सनातन सभा की जगह हम मणिपुर के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रीम करेंगे और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पैनल पे बुलाकर, और हम जो है वहां से उनके मुंह से जानेंगे ये सब बातें। तो अभी मैं आपको अरब से स्टार्ट करती हूँ, ये नई किताब जो मैं शुरू करने वाली हूँ। तो मैं आपको अरब का बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको एक यही वाला एक ये दिखाना चाहती हूँ कि कौन सी ट्राइब्स रहती थी अरब में। तो यहाँ पर जो है ना अच्छा, इन्होंने पहले ये लिखा है, इसका फॉरवर्ड में ये कहती है कि कौन, अगर आप किसी ब्रिटेन में रहने वाले, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, अगर आप किसी ब्रिटेन में रहने वाले से पूछो कि कौन है मोहम्मद की बीवियां, तो वो कहेगा अच्छा वो शादीशुदा था। अगर आप किसी से कंपैरेटिव हिस्ट्री में जो उसका इंटरेस्ट है उससे पूछो कि मोहम्मद की पहली तो वो बताएगा कि मोहम्मद की पहली वाइफ तो एक अमीर विधवा थी, खदीजा, और उसके मरने के बाद उसने बहुत सारियों से विवाह किया। और क्योंकि मुस्लिम को अलाउ करते हैं 4 बीवियां एक समय रखना, और उसकी फेवरेट तो उसकी बच्ची जो बीवी थी जो आयशा थी। एक मुस्लिम स्कूल गर्ल से अगर आप यही क्वेश्चन पूछो तो वो तुम्हें बताएगी कि मोहम्मद की 11, 12 या शायद 13 बीवियां थी। और अगर आप उससे एग्जाम से एक दिन पहले बताओ पूछो यही क्वेश्चन, तो वो सबके नाम भी गिना देगी। पर अगर आप उससे एक हफ्ते के बाद पूछो तो फिर वो उसके नाम भूल गई होगी। लेकिन आपको वो ये जरूर बताएगी कि उसकी सारी बीवियां तो बड़ी थी, लेकिन आयशा जो थी उसके अलावा बाकी सारी बड़ी बड़ी थी। और मोहम्मद ने खाली अपनी मतलब ये स्कूल की लड़कियों को बताया जाता है, मुसलमान लड़कियों को, कि मोहम्मद ने खाली पॉलिटिक्स की वजह से उनसे शादी करी, क्योंकि ये बेचारी विधवाएं जो थी बड़ी गरीब थी, इनके पास पैसे नहीं थे, इनको घर दिया अच्छा, और मैरिज करने के बाद बहुत अच्छा रिश्ता कर दिया, वो ट्राइब के साथ इनकी मित्रता हो गई उस कबीले के साथ। और अब हमारे पास इस इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है, जो एक छोटी लड़की को ये सब बताया जाता है उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और ये बहुत बोरिंग होगा एक्सप्लेन करना। पर अगर आप जो है क्यूरियस हैं इसके बारे में, तो अपेंडिक्स में इस तारा जी ने एक लिटरेचर रिव्यू रखा है और उसमें उसने बहुत डिटेल में बताया है। और जितनी भी मोहम्मद की बीवियों की कहानियां हैं वो रिकॉर्ड में है, और उनको बस क्या बोलते हैं दोबारा से डिस्कवर करना है, और ये पुरानी कहानी को फिर से जो है हम बताएंगे। और अगर वो हम अगर कोई रिसर्चर पुरानी इंफॉर्मेशन को दोबारा नए तरीके से जोड़ता है तो बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं, और ये किताब भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ की बहुत सारी कहानियां जो हैं आपके पुराने ख्यालात जो आप ये जनरलाइज कर लेते हो मोहम्मद की बीवियों के बारे में, वो आपको चैलेंज करेगा। और आपको कुछ शायद पता हो इस टॉपिक के बारे में, हमारी जो मुस्लिम स्कूल की बच्ची है जो वो एग्जाम में पहले जानती है, उससे शायद आपको ज्यादा पता हो। आप नोटिस करोगे कि ये सारी कहानियां जो ये सब डिफरेंट मुसलमान बताते हैं, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन थोड़े से सरप्राइजेस भी हैं। और इस अगर आपने पहली बार मोहम्मद की बीवियों के बारे में पढ़ा है, तो आपको इस किताब को पढ़ के उसके बारे में अच्छा पता चल जाएगा। और ये किताब जो है वो मदर्स ऑफ फेथफुल के बारे में है, यानी ये जितनी भी माँ, इनको माँ बना दिया था ना पूरी उम्मा का, तो उनका जीवन मोहम्मद से शादी से पहले कैसा था और बाद में कैसा था, और उनका रिलेशनशिप कैसा था, और वो घर में कैसे बिहेव करती थी, और वो इस्लामिक सोसाइटी में कैसे जीती थी, और इस्लाम में जो पुराने इवेंट्स आए तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे थे।
तो ये इस्लाम के प्राथमिक संतों के बारे में है। और मुसलमान सोचते हैं कि मोहम्मद जो है वो परफेक्ट आदमी था और वो ह्यूमैनिटी का आर्किटाइप था, मतलब कि वो अल्लाह की कैरेक्टर को और अल्लाह के चरित्र को बड़ा प्रकाशमय करता है कि मोहम्मद जो है वो सारी मोरालिटी का, मतलब वो एक पुतला है और उसकी वो एक एग्जाम्पल है जो अल्लाह चाहता है लोगों में। और सारे लोग जो है वो मुसलमान जो है वो बिहेव नहीं करते मोहम्मद की तरह, लेकिन जैसे कि क्रिश्चियन सारे जीसस की तरह बिहेव करते हैं, या जितने बुद्धिस्ट जो हैं वो गौतम की तरह बिहेव करते हैं। बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो मोहम्मद को जानते ही नहीं है, और कुछ लोग हैं मुसलमान जो थोड़ा सा एफर्ट करते हैं कि उसको सुन्नत को फॉलो करें। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन पूछें अपने आप से कि अगर आज के सारे मुसलमान मोहम्मद का बिहेवियर कॉपी करेंगे तो फिर दुनिया कैसी हो जाएगी। मुसलमान नहीं कहते कि मोहम्मद की बीवियां परफेक्ट थी, पर वो कहते हैं कि ये बीवियां थी बेस्ट ऑफ विमेन, यानी सब विमेन में सबसे अच्छी। आज कई वर्षों के बाद, कई 100 वर्षों के बाद लड़कियां जो हैं वो बहुत थोड़ा इन लोगों के बारे में जानती हैं जब वो बड़ी होती हैं और जब वो विमेन बनती हैं और वो इनकी एग्जाम्पल फॉलो करती हैं। आपको याद होगा ना, वैसे इन्होंने नहीं लिखा है कि यहाँ पर शादी में बहिश्ती जेवर दी जाती है किताब, शादियों में लड़कियों को। तो यहाँ पर इस किताब में आपको पता चलेगा कि वो कैसे जो है वो एडमिट करती हैं कि कब वो गलत है और मोहम्मद की मोरालिटी से अपने आप को अलाइन करते हैं। लेकिन हर हर सेंटेंस में मॉरल लेसन नहीं है, ये एक बायोग्राफी है और ये जीवन के बारे में है। बस तो ये इनका फॉरवर्ड है, तारा मैकार्थर ने ये लिखा है किताब में। और हाँ, मैं आपको ये भी दिखा दूं, इन्होंने जो एक चित्र बनाया है कि ये थी ट्राइब्स। ये थी ट्राइब्स, इसको मैं छोटा कर दूं तो आपको पूरा नहीं, छोटा नहीं करूं फिर पढ़ने में नहीं आएगा। तो ये है अरब की ट्राइब्स जो वहां पर उस समय होती थी। तो आप ये देखेंगे नीचे सना, ये सना से आपको याद आएगा नजूद, जो उसकी कहानी मैंने पहले पढ़ी थी, वो सना में रहती थी। तो ये नजरान, अच्छा ये जगहों के नाम है सिटीज के। ये ट्राइब्स है, अल हरीत, हमादान, मुराद, याफी, किंदा, बनु किलाब की, ये बनु काई, ये सारे कबीले हैं जो यहाँ रहते थे। बनु तमीम का कितना बड़ा है एरिया। ये है बक्र इब्न वही, ये बनु तई, ये जुना जुहैना, बनु असद, बनु सलीह, बहरास, ये सारे एरिया में पूरे में छाए हुए हैं। ये बौसरा, ये सारी सिटीज है, खैबर, यथरीब। अच्छा यथरीब जो है वो मदीना है और मक्का यहाँ पे है। तो अब आपको पता चल गया कि देखिए यहाँ पर नीचे सना है और यहाँ मक्का है और यहाँ मदीना है, और ये वो है रेड सी आई थिंक। तो यहाँ पर है ये, तो मक्का और ये मदीना, इतना डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो मैं अब शुरू करती हूँ। आज मैं खाली शुरुआत का इंट्रोडक्शन ही दूंगी, और तो मैं इनकी किताब जो है शुरू करती हूँ कि अरब का परिचय। तो हर कोई जानता है कि अरब एक, मैं मतलब इसको ट्रांसलेट करती जा रही हूँ। हर कोई जानता है कि अरब एक विशाल रेतीला रेगिस्तान है, जहाँ खाना बदोश लोग, जो आप जानते हैं ना, जो जिप्सी लोग जैसे होते हैं, उनको खाना बदोश इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका कोई घर नहीं होता, वो हर जगह से एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। तो वहां पर खाना बदोश तंबू वाले विरल चारागाहों के बीच अपने ऊंटों को ले जाते हैं। पूर्व इस्लामी समय में वे सीमित संसाधनों के लिए कड़ी पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, अक्सर किसी अन्य जनजाति के चारागाहों पर अतिक्रमण करके या उनके झुंडों पर हमला करके। चूंकि न्याय प्रदान करने के लिए कोई केंद्र सरकार नहीं थी, एक अरब के जीवित रहने की एकमात्र आशा उसके साथ पूर्ण एकजुटता में थी।
उसकी जनजाति ने रक्त प्रतिशोध को खत्म करके जीवन और संपत्ति के लिए सम्मान को लागू किया। जनजाति सदस्य की परिभाषा वो थी जिसे जनजाति के अपमान का बदला लेना चाहिए। इसलिए एक बकरी या कुएं पर एक तर्क तेज हो सकता है, लेकिन पूर्ण पैमाने पर जनजातीय युद्ध। ये भूलना आसान है कि सारे अरब खाना बदोश नहीं थे। अरब में हमेशा से शहर रहे हैं। खाना बदोश एक नखलिस्तान के आसपास इकट्ठा होते थे और जहां भी बस्ती को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त पानी होता था, वे पत्थर या मिट्टी ईंट के घर बनाते थे। शहर की संस्कृति के कुछ पहलू रेगिस्तान के समान ही थे। शहर के लोग उतने ही आदिवासी थे जितने की खाना बदोश थे। हर कोई कबीले और सहयोगियों के प्रति पूरी वफादारी के कर्तव्य से बंधा हुआ था। और चूंकि कुछ प्राकृतिक संसाधन थे, जिसके पास कुछ भी था, वो यात्रियों के लिए आतिथ्य और उदारता दिखाने के लिए सम्मानित था। गरीब फिर भी शहरी निवासी खाना बदोशों की तुलना में अधिक अधिनायकवादी होते हैं। मुखियाओं और बड़ों के निर्णयों के साथ निम्न स्तर के लोगों को बिना किसी प्रश्न के पालन करना पड़ता है, तो वे महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में धकेलने की अधिक संभावना रखते थे। शहर की दीवारों के भीतर महिलाओं को नियंत्रित करना आसान था, जहां हर किसी की आवाजाही अधिक सीमित थी और जहां महिलाओं को सबसे भारी श्रम करने की आवश्यकता नहीं थी। रेगिस्तान के विशाल विस्तार की तुलना में, जहां जीवित रहने के लिए पुरुषों और महिलाओं को एक साथ अंधाधुंध श्रम करना पड़ता है। इसके अलावा एक ऐसे समुदाय में जहां उत्तराधिकार के लिए जमीन थी, पुरुषों ने पितृत्व के बारे में अधिक ध्यान दिया, इसलिए बहुपतित्व अलोकप्रिय हो गया और माताओं के बजाय पिता अपने बच्चों पर अधिकार रखते थे। तो अभी तक हमने देखा कि अरब में जो है ना, खाना बदोश लोग रहते थे और चूंकि कोई केंद्र की सरकार नहीं थी, तो सारे लोग आपस में मतलब किसी ने किसी की बकरी चुरा ली तो दूसरे ने कुछ और अटैक किया, और सम्मान का बड़ा विषय था। और महिलाएं घर के अंदर रहती थी, तो झगड़ा कम होता था ना, महिलाओं को कोई लूट के ना ले जाए इसलिए। और क्या बोलते हैं, पुरुषों का ज्यादा अधिकार रहता था महिलाओं के ऊपर। तो पुरुषों ने पितृत्व के बारे में अधिक ध्यान दिया, इसलिए बहुपतित्व अलोकप्रिय हो गया और माताओं के बजाय पिता अपने बच्चों पर अधिकार रखते थे। एक शहर की पत्नी के साथ रहने की अधिक संभावना थी। पति के परिवार ने उसे अपने ही रिश्तेदारों के बीच स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण यह परंपरा बनी कि वो केवल अपने पिता की सहमति से ही शादी कर सकती है। इसलिए शहरों में आधुनिक लोगों ने अलग अलग लिंग भूमिकाओं और पुराने जमाने को परिभाषित किया। खाना बदोश जिन्होंने महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता दी। लगभग 200 वर्ष में खुजा जनजाति पश्चिमी पहाड़ों में एक संकरी घाटी में बस गई और इसे मक्का कहा। ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में धधकती हवाओं से सुरक्षित थी। ये ऊंटों, बकरियों, भेड़ों और मवेशियों के लिए चराई प्रदान करता था। जो मक्का शहर के बारे में बता रहा है कि ये खुजा जनजाति के लोगों ने बसा दी। चट्टानों के बीच बबूल और झाड़ झंझाड़ उगते थे और बसने वालों ने अपने आंगनों में अंगूर लताएं लटकाई होंगी। निर्वाह स्तर से ऊपर की जनसंख्या की आपूर्ति करना, भोजन के लाने के लिए मक्कावासी वाणिज्य और व्यापार पर निर्भर थे और पर्यटन उद्योग पर। मक्का काबा का घर था, एक वर्गाकार मंदिर जिसमें 360 देवताओं की मूर्तियां थीं। अरब में काबा को इतना अधिक माना जाता था कि तीर्थ यात्री पूरे प्रायद्वीप से वहां पूजा करने, देवताओं को बलि चढ़ाने, अपने शत्रुओं को श्राप देने और याजकों से कीमत मांगने, भविष्यवाणी करने के अनुरोध के लिए आते थे। 360 मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कबीलों की जो ईश्वर होते थे, उनकी मूर्तियां थी यहाँ पर। और
और वहां पर दूर दूर से लोग जो है पर्यटन के लिए आते थे और एक ट्रेड होता था वहां पे व्यापार में। तो काबा राजनीति के साथ धर्म का भी केंद्र था, मजहब का, यानी सारे नागरिक मामलों का फैसला किया जाता था, विवादों का निपटारा किया जाता था, सार्वजनिक घोषणाओं की घोषणा करी जाती थी और इस मंदिर की सीढ़ियों पर अनुबंध किए गए थे, जिससे इसलिए जिसने भी काबा को नियंत्रित किया उसने पूरे मक्का को नियंत्रित किया। मक्का की स्थापना करने वाला खुजा वहां शक्तिशाली नहीं रहा, क्योंकि आपको जैसा मैंने पहले बताया कि खुजा जो जनजाति थी उसने सबसे पहले ये मक्का बसाया था। तो अब वो शक्तिशाली नहीं रहा खुजा। कुरैश जनजाति ने शहर पर नियंत्रण के लिए उनसे लड़ाई की और 440 में एक कुरैशी साहसी ने खुद को काबा के रक्षक के रूप में स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर ली। उसका नाम कुसै था और मक्का पर उसका अधिकार इतना निरपेक्ष हो गया मानो वह देवताओं के लिए बोलता हो। कुरैश ने अगली 2 शताब्दियों तक मक्का पर शासन किया, हालांकि अन्य जनजातियां भी वहां रहती थी। खुजा में कुरैश को चुनौती देने की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने करीब करीब उनका साथ दिया। फिर भी वे हड़पने वालों के खिलाफ कुछ नाराजगी थी, क्योंकि सबसे पहले तो ये खुजा ने ही बसाया था ना मक्का शहर, लेकिन कुरैश जो है पावरफुल हो गए और उन्होंने उनको डिफीट करके वो हड़प ली जगह। इसके अलावा मक्का में उनके साथ बक्र और हिलाल जनजातियों के कई कबीले रहते थे। बक्र सामाजिक स्तर पर निम्न थे, इसलिए उन्होंने कुरैश के साथ मित्रता बनाए रखने की बात कही, और हिलाल ने खुद को राजनीति में शामिल नहीं किया, क्योंकि कुरैश और खुजा के बीच संघर्ष में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी और वे काफी अमीर थे। स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र रहने के लिए वो अ, अमीर थे। अधिक दूर की जनजातियों के कई अप्रवासी भी थे, क्योंकि इन विदेशियों ने अपने ही लोगों को छोड़ दिया था। वे जीवित रहने के लिए मेकान परिवारों के मानद सदस्य पर निर्भर थे। कुछ समान शर्तों पर गठबंधन के लिए बातचीत करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, लेकिन अधिकांश जागीरदार, नौकर और मजदूर थे। मन मुताबिक गुलाम भी उसी तरह से जागीरदार बन सकते थे। निश्चित रूप से मक्का में सबसे निचली जाति के गुलाम थे। एबिसीनिया, फारस और बाइजेंटियम के साथ साथ अरब में हर जनजाति के कई लोग थे। कुछ युद्ध बंदी थे, कुछ दास व्यापारियों द्वारा अपहरण कर लिए गए थे और कुछ को कैद में रखा गया था। कुरैश एक व्यापारिक लोग थे। प्रत्येक सर्दियों में वे अपने ऊंटों को लाद कर अपना माल दक्षिण की ओर यमन या एबिसीनिया ले जाते थे। प्रत्येक गर्मियों में कारवां उत्तर की ओर सीरिया की ओर बढ़ाते थे। उनका मुख्य उत्पाद चमड़ा था और पूरे मक्का में उनके चमड़े के कारखाने थे। तो अगर आपको ना पता हो तो फिर से बता दूं कि जो ये कुरैश थे, इन्होंने खुजा वालों से लड़ाई करके और इनका जो है मक्का पर नियंत्रण कर लिया था। और मक्का में बहुत तरह के कबीले रहते थे और साथ में विदेशी भी रहते थे। और वहां पर जो मंदिर था जो 360 मूर्तियों का, उस पर कब्जा हो गया था। तो जिसने मंदिर पे कब्जा कर लिया उसने पूरे मक्का पे कर लिया। और यहाँ पर जो कुरैश थे वो पावरफुल हो गए और कुरैश चमड़े का व्यापार करते थे। और गर्मियों में ये नॉर्थ की तरफ यमन में चले जाते थे तिजारत करने, और बाकी टाइम पर ये वेस्ट में चले जाते थे एबिसीनिया वगैरह में। तो मैं फिर से मैप देखने लगी कि वेस्ट में एबिसीनिया में, और ये तो शोड नहीं है इसमें, शायद होगा छोटा सा लिखा हुआ। खैर, तो फिर आगे चलते हैं हम। तो व्यापारी लोग थे। प्रत्येक सर्दियों में वे ऊंटों को लादकर अपना माल दक्षिण की ओर यमन या अबिसीनिया को ले जाते थे और प्रत्येक गर्मियों में कारवां उत्तर की ओर सीरिया की ओर बढ़ाते थे। उनका मुख्य उत्पाद चमड़ा था और पूरे मक्का में उनके चमड़े के कारखाने थे। छात्रवृत्ति उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी। अरब अपने मौखिक कवियों का सम्मान करते थे, लेकिन उनके पास
कई वर्ष तक कोई लेखन प्रणाली नहीं थी। 2 पीढ़ियों बाद भी केवल 22 मक्कावासी थे जो लिखना जानते थे। यानी मक्कावासी जो हैं वो कवियों को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन केवल 22 लोग थे वहां पर जो खाली लिखना जानते थे। उस समय शहर 3000 लोगों की एक सेना बन सकता था। कुल 8000 लोगों की आबादी का सुझाव देता था। वो मक्का शहर था, अत्यधिक आदिवासी। हिंसा के अपरिहार्य प्रकोपों को रोकने के लिए एक प्रणाली के पास कुछ हद तक सत्तावादी और लिंग पृथक, बहुत धार्मिक, हमेशा व्यावसायिक उद्यमों में व्यस्त, अनपढ़। वो मोहम्मद और उनकी भावी पत्नियों में से 10 का जन्म स्थान था। तो यहीं तक था आज कि यहाँ पर कैसे टाइप के लोग रहते थे। अनपढ़ लोग थे, 22 लोग लिखना जानते थे, केवल 22 लोग, और केवल 8000 लोग टोटल रहते थे मक्का में। और क्या कि 10 मोहम्मद की जो 10 बीवियां हैं वो यहीं पर पैदा हुई थी, वो इसी एरिया की थी। और ये कि ये लोग हमेशा बड़े धार्मिक टाइप के होते थे, लेकिन ये लोग अपने व्यवसाय में बहुत व्यस्त रहते थे, बहुत परिश्रम करते थे, और लिंग पृथक होते थे, यानी कि विमेन अलग होती रहती थी और मेन अलग ग्रुप में। और मेन, और यहाँ ये लोग चमड़े का व्यापार करते थे, जगह जगह चमड़े के कारखाने थे इनका। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आप अभी और इंटरेस्टेड हैं तो मुझे लिख दें, तो मैं एक और स्ट्रीम अभी ही बना देती हूँ 5 मिनट बाद खदीजा के ऊपर, या आप उसके बारे में कल सुनना चाहेंगे। वो काफी लंबा चैप्टर है, लेकिन खदीजा का वो कम से कम होगा 40 पेज का। इतना लंबा चैप्टर है, तो उसको हम या तो कल कवर करें, और आज यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, और कल खदीजा के बारे में जानें, क्योंकि 40 पेज का चैप्टर काफी, मैं एक बार में पूरा ही कवर करना चाहती हूँ, दो दो उसमें नहीं करना चाहती। देखिए, अरब सोसाइटी में अनपढ़ लोग रहते थे, बीइंग जोया जी, और लोग बहुत जाहिलिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ब्यूटीफुल इसलिए थे वो क्योंकि वो लोग बड़े धार्मिक थे। वहां पर देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे, उनकी देवी देवताएं थे, उनकी 360 मूर्तियां थी, और वहां पर करते थे। तो अगर आपको अभी कितने बजे होंगे वहां पर इंडिया में? अभी तो 8:30 बजे हैं। तो अगर आप खदीजा के बारे में भी सुनना चाहते हैं, तो मैं एक स्ट्रीम और बनाती हूँ खदीजा वाली, या तो कल करें उसको या आज करें, ये मुझे लिख दीजिए अभी कि खदीजा के बारे में आप आज सुनना चाहते हैं या कल, या उसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी कर सकते हैं खदीजा का। शादी से पहले और शादी के बाद। तो इस स्ट्रीम को मैं क्लोज करती हूँ, और हम एक नई स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं 10 मिनट में खदीजा के ऊपर। उसका पार्ट 1 कर लेते हैं, उसको 2 में डिवाइड कर लेंगे, खदीजा पार्ट 1 और खदीजा पार्ट 2। जी, जय हिंदू राष्ट्र। तो कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में खदीजा के ऊपर स्टार्ट करने वाली हूँ। जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं 10 मिनट में।